नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो नहीं, आज स्टूडियो तो नहीं, अपने घर से बोल रहा हूं, सुनील कुमार। आज मैं यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ओडिशा है, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। कल जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया तो उसमें जय जगन्नाथ से ही उन्होंने शुरू किया। इससे आप महत्व समझ सकते हैं ओडिशा का। इस बार की काउंटिंग के बाद क्या महत्व है ओडिशा का। खैर, ओडिशा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। वहां के चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अनगिनत नेता वहां गए हुए थे। उन्होंने प्रचार किया हुआ था। ओडिशा से हमारा बहुत पुराना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध है। छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ की अपार आस्था है, उनके ऊपर मान्यता है लोगों में। और ओडिशा से आकर छत्तीसगढ़ में काम करने वाले दसियों लाख लोग हैं, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का कामकाज चलता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ओडिशा के जो चुनावी नतीजे आए हैं, अभी वहां चुनाव दोनों थे साथ में। लोकसभा का चुनाव तो था ही पूरे देश में। ओडिशा उन कुछ राज्यों में से था जहां पर विधानसभा के चुनाव भी थे। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव इस बार हैरान करने वाले थे, कम से कम मेरे जैसे लोगों को। हमारे साथ आज यहाँ पर ओडिशा के एक प्रमुख पत्रकार प्रियरंजन साहू जी मौजूद हैं। प्रियरंजन साहू जी मेरे पुराने मित्र हैं। हमारी मुलाकात किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में कहीं कहीं होते रहती है। उनसे कभी कभी बात भी होती है ओडिशा के बारे में। साहू जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या हाल है, कैसा लग रहा है ओडिशा में बदला हुआ माहौल? शायद वोटर्स की जो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने तो नवीन पटनायक के अलावा कोई मुख्यमंत्री देखा नहीं होगा आज तक। उनको जी ऐसा जी। लग रहा होगा कि ये देश ही बदल गया है, प्रदेश ही बदल गया है। वो शायद पहली बार कोई दूसरी सरकार देखेंगे, पहली बार के वोटर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एक्चुअली जी, 24 साल हो गया था। हाँ नवीन पटनायक जी हाँ राज कर रहे थे। 2000 से हाँ 2000 बीजेपी के साथ आए थे, एक साथ दोनों आए थे हाँ अलायंस में। 2000 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी एक साथ सरकार किया। फिर हाँ 2009 के बाद जो 2008 में कंधमाल का राइट्स हुआ, हाँ कंधमाल में एंटी क्रिश्चियन राइट्स हुआ। हाँ 2009 इलेक्शन से पहले नाता तोड़ दिया नवीन पटनायक जी ने, जी, और अकेले फिर इलेक्शन जीत के आए। हाँ और आज तक 2024 तक ये सिलसिला चलता रहता था। जून 4 को ये बदल गया, और ये जो बदल गया ये बहुत अप्रत्याशित था। हाँ ये बहुत सरप्राइजिंग था हाँ कि सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा ग्रीवेंस नहीं। ये आपको मैं एक सिमिलर पैरेलल है मानिक सरकार का, जो त्रिपुरा का त्रिपुरा सरकार, का, जी, ये हम इक्वेट कर सकते थे। अगर छठी बार जीतते नवीन पटनायक जी, तो अगस्त में वो इंडिया का सबसे लंबा समय रहने वाला चीफ मिनिस्टर बन जाते। पवन चामलिंग सिक्किम के जो थे जी, मुख्यमंत्री, जी, उनका रिकॉर्ड तोड़ देते। हाँ लेकिन वो नहीं हुआ, हाँ और इलेक्शन में हार गए नवीन पटनायक। हाँ। ये उड़ीसा विधानसभा में कितनी मेजॉरिटी थी नवीन पटनायक के पास? मैं थोड़ा बुनियादी फैक्ट से जानना चाहता हूँ। सीट थी ना? 2019 में एक 113 सीट लाए थे। टोटल सीट स्ट्रेंथ है 147, अच्छा, 147। हाँ उनमें से 130 नवीन पटनायक जी लाए थे। हाँ बीजेडी जो कि 2009 के बाद जो टूटा उनका, और हाँ 2009 और 2014 में बीजेपी 3 नंबर पॉलिटिकल फोर्स रहा उड़ीसा में। हाँ कांग्रेस 2 नंबर में था। हाँ तो जब 2014 में नवीन ये नरेंद्र मोदी सेंटर में आए, हाँ उसके बाद इनका जो लुक ईस्ट पॉलिसी एक था बीजेपी हाँ का, हाँ कि उड़ीसा और बंगाल यहाँ मतलब अपना पकड़ ज्यादा करने का, हाँ तो उसी काम में लग गए थे वो लोग। हाँ और 2019 में
2019 में भी इस बार जितना कैंपेन किया बीजेपी ने हाँ उड़ीसा में, 2019 में भी उतना कैंपेन किया था, बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था। जी। प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा साहब आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, एकदम पूरा कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल का जो कैंपेन है वो 2019 में भी किया। लेकिन 19 में विधानसभा में सिर्फ 23 सीट उनको मिला था। एक डिस्टेंट सेकंड पोजीशन में आ गए, कांग्रेस को थर्ड पोजीशन में निकाल दिया, कांग्रेस सिंगल डिजिट में रह गया 9 सीट में। ये फायदा हुआ इतना कारपेट बॉम्बिंग के बाद। लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा हुआ था 2014 में, एक सीट था बीजेपी का पार्लियामेंट, लोकसभा, वो 8 सीट बन गया। हाँ वो फायदा हुआ। हाँ। और उसके बाद लेकिन आज जो बीजेपी इतना कारपेट बॉम्बिंग का स्टाइल के बाद भी बीजेपी फिर से जीत के आया था 19 में। हाँ जो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, मैं तो आज भी कहूंगा उसका मुकाबला नहीं है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फर्क ये है कि 2019 में जो माइक्रो मैनेजमेंट हुआ था बीजेडी की तरफ से, वो 2024 में नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? ये नवीन पटनायक जो हैं आत्मसंतुष्ट हो गए थे क्या कि अपनी उड़ीसा की जनता जाएगी कहाँ, मेरे ही पास तो है जेब में। एग्जैक्टली ये तो बहुत बड़ी बात है कि टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं ना, हाँ, कि हाँ लोग तो मुझे वोट देंगे ही, जनता मेरी जेब में। जनता में। और हम लोग भी जब गए इस बार, लोगों में वही श्रद्धा था नवीन पटनायक की, उनकी श्रद्धा में कमी नहीं है। जो जो मानिक सरकार का मैं इसीलिए पैरेलल देता हूँ हाँ कि श्रद्धा वही था हाँ। कि, और लोग भी कहते थे कि फिर से आएंगे, ये था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता गया, हाँ धीरे धीरे करके जो उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी पहले थे आईएएस ऑफिसर वीके पांडियन, हाँ और वो फिर पार्टी में आ गए, हाँ आईएएस छोड़ के पार्टी में आ गए। और हाँ वो भी एक ताजुब की बात है इंडियन हिस्ट्री में, सिविल सर्विस के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, हाँ कि एक आईएएस ऑफिसर रिजाइन करता है और एक या 2 दिन में यूनियन होम मिनिस्ट्री उसको ओके कर देता है। हाँ ये वीके पांडियन की तरफ हुआ था। हाँ तो ये कहीं ना कहीं ये लिंक भी है। हाँ तो वही वीके पांडियन अब बीजेपी का मेंबर बन गए हाँ और नवीन जी के साथ साथ रहे। हाँ। उन्होंने ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर जिम्मा लिया, लोगों का टिकट काटा, लीडर्स का टिकट काटा। बहुत लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर गए। ये बीजेपी ये हैं कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के हैं पांडियन? तमिलनाडु के है, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो भी आईएएस ऑफिसर है। हाँ। अ, वो उड़ीसा की है। आई सी। जी। जी जी। ये जितने भी छोड़ के गए बीजेडी, वो फिर ज्वाइन किया बीजेपी में। अच्छा। और उन्हीं में से बहुत लोग आके अभी बीजेपी एमएलए बन के आए हैं, इलेक्टेड होके आए हैं। तो ये पांडियन से नाराजगी थी क्या बीजेडी के नेताओं की? नेताओं की तो नाराजगी थी, बाद में धीरे धीरे करके जनता में भी नाराजगी बन गया कि ये आदमी क्यों बार बार पब्लिक स्पेस में आ रहा है। हाँ क्योंकि देखिए, बीजेपी जब बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है अपनी तरफ से, सारे नेता, सारे नेशनल लीडर्स ये सब आके अपना हाँ चला रहा है, बीजेपी जानता था कि बीजेडी का ऑर्गेनाइजेशन को मैच नहीं कर पाएगा। हाँ तो बीजेपी का एक नैरेटिव हाई, जो हाईटेक कैंपेन जिसको कहते हैं ना, हाई डेसिबल कैंपेन, हाँ वेरी वोकल कैंपेन, हाँ वो बीजेपी ने किया। हाँ और बड़े बड़े नेता को लाके, इवन हेमा मालिनी भी आई थी, बहुत सारे लोग आए। हाँ। तो उसके सामने बीजेडी का क्या था? बीजेडी का कोई नहीं था। कोई नहीं नवीन था। पटनायक ओल्ड एज का कारण बहुत ज्यादा घूमे नहीं, जैसे 2019 में जैसे घूमे थे चारों तरफ, वो नहीं हुआ। तो मेन स्पीकर यही बन गए, ये पांडियन। पांड्या बन गए, ये मेन स्पीकर बन गए।
और उनका जो भाषा है वो अलग है। उड़िया में बोलते थे लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहता था, हाँ। कम्युनिकेशन लोगों में पहुंच नहीं पाता था। मैं और साहू जी एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नवीन पटनायक की हिस्ट्री को थोड़ा सा कम जानते हैं, कि नवीन जी पटनायक जब 2000 से लेकर लगातार सत्ता में बने हुए हैं, शुरू में जैसा आपने बतलाया 2009 तक भाजपा के साथ मिलकर, और बाद में अकेले बने हुए हैं। तो नवीन बाबू के बारे में मुझको ये सुनाई पड़ता है कि वो उड़िया बोलना नहीं जानते हैं, वो लोगों से कम मिलते हैं। किसी ने जी छत्तीसगढ़ से गए हुए एक उड़िया नेता हैं पुरंदर मिश्रा, यहाँ पर एमएलए हैं, उन्होंने वहां पे बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया। तो उन्होंने मुझको लौट के बताया कि हमारा एक नारा बड़ा काम किया वहां पे, कि 8 PM नो सीएम, यानी 8 PM के बाद से कोई सीएम रहता नहीं है उड़ीसा में, एक्सेसिबल नहीं रहता है, नेता एक्सेसिबल नहीं रहता है। इनके बारे में मैं भी सुनता हूं कि अपने मंत्रियों को भी एक्सेसिबल नहीं रहते थे, बंगले से नहीं निकलते थे, ऑफिस शायद कम जाते थे या नहीं जाते थे, बहुत कम मिलते थे लोगों से। इनका क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल 2-4 मिनट में बता सकेंगे नवीन पटनायक का? देखिए, पहला 10 साल ऐसा कुछ नहीं था। पहला 10 साल ये सब जो बोलते हैं 8 PM नो सीएम, ये वाला किस्सा नहीं था। अच्छा। लेकिन धीरे 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 ये सब चीजें धीरे धीरे होता है। और उड़िया नहीं बोलने, उस वो तो सबको पता था, 2000 से पता था कि उड़िया बहुत बढ़िया नहीं बोलते हैं। हाँ। और वो इंग्लिश, ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन हिंदी, तो उसमें काम चल जाता था। हम्म। एक नियत साफ था, हाँ। ये चीज था। और लोगों का धीरे धीरे इतना बड़ा आस्था भजन जो बन गए थे, हाँ। ये था कि काम करते थे वो। दो साइड है, दो पहलू है, एक माइनिंग, ब्लैक एंड माइनिंग का भी पहलू है, हाँ। लेकिन एक साइड आपका वेलफेयरिज्म का भी है। हाँ। और इतना बढ़िया बढ़िया वेलफेयर स्कीम उड़ीसा में किया था उन्होंने, हाँ। जो इसके लिए वो टिके रहे आज तक। हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ ममता योजना, जो हाँ। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, हाँ। वो इंडिया में एकदम सबसे बढ़िया, कोई भी स्टेट में इतना बढ़िया न्यूट्रिशनल सपोर्ट का जो जी। था। आपको ताज्जुब होगा कि जो बीजेपी का जो मोदी का गारंटी था उसमें, हाँ। उसका इक्विवेलेंट जो प्रॉमिस था, हाँ। इक्विवेलेंट स्कीम का प्रॉमिस था, हाँ। उसमें 6,000 रुपए का प्रॉमिस किया गया था। हाँ। हालांकि उड़ीसा में ऑलरेडी फंक्शनिंग हाँ। वो 10,000 रुपए का था। अच्छा। हाँ तो इसीलिए वो विड्रॉ हो गया। वो जो मोदी का गारंटी, जो जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया, हाँ। मोदी का गारंटी गायब हो गया। हाँ। क्योंकि बिजू स्वास्थ्य योजना जो है, हाँ। उसमें महिलाओं को सबको 5 लाख और महिलाओं को 10 लाख रुपए का कवर है, हाँ। हेल्थ केयर कवर है। हाँ। वह आयुष्मान योजना में 5 लाख का कवर है। हाँ। तो मिसमैच हो गया। जो भी बीजेपी का कर रहे थे हाँ। पॉलिसी, ये मैनिफेस्टो के लिए हाँ। तैयार, वो बीजेडी का स्कीम्स देखे नहीं थे। हाँ। तो धीरे धीरे वो बैकग्राउंड में चला गया। फिर जब ये पॉइंट आउट हुआ बैकग्राउंड में, फिर आ गया उड़ीसा अस्मिता का, ये लैंग्वेज का, वो हाँ। बोल नहीं सकता, ये हाँ। तामिल है। हाँ। लेकिन वो जो तामिल है हाँ। और वो मुख्यमंत्री को कब्जा करके रखा है, हाँ। ये वाला किस्सा थोड़ा टच कर गया चारों हाँ। तरफ। हाँ। और इसीलिए टच कर गया कि बीजेडी इलेक्शन लड़ा ही नहीं इस बार। ऐसा? बीजेडी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अगर आपके पास आपका मेन कैंपेनर है पांडियन, हाँ। और दूसरा कोई नेता दिखाई नहीं देता है, तो मुकाबला पॉलिटिकल आदमी का मुकाबला पॉलिटिकल आदमी करेगा, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट तो नहीं करेगा बिल्कुल। ना। बिल्कुल। तो ब्यूरोक्रेट को लेके आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ। और वही आदमी सब कर रहा था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। 2019 2014 में क्या होता था उनका मैंने यानी माइक्रो आप जो कह रहे हैं, तो मैं एक सीन विजुअलाइज कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह बैठे रहते अपने बंगलों में, और अजीत डोभाल पूरे देश में कैंपेन करता। कैंपेन करते, एग्जैक्टली वही सीन है, वही सीन हाँ। है। तो और देखिए, नहीं तो जिस टाइम में भारत के दूसरे तरफ मोदी को नकार दिया,
लोगों ने। हाँ एक मच बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट है बिल्कुल बीजेपी का। बिल्कुल। अगर आप सोचिए ओडिशा का 20 सीट नहीं मिलता मोदी जी हाँ को, हाँ और क्या हालत होता हाँ उनका। हाँ ओडिशा ने न्यू लीज ऑफ लाइफ दे दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। एक्चुअली वी शुड इसी थैंक नो पांडियन। नो नो, इसीलिए उन्होंने जय जगन्नाथ से शुरू किया, ओडिशा का कई बार जी जिक्र किया। अब जी जी पांडियन को जी। उन्होंने टेलीफोन पे थैंक्स कहा होगा, यानी पब्लिकली तो नहीं कहा होगा। आई लेकिन एम श्योर पब्लिकली मैं कहता हूँ ही शुड थैंक पांडियन पब्लिकली। बचा उन्होंने लिया, इज्जत बचा लिया पांडियन उन्होंने ने वो। उन्होंने चंद्रा बाबू को जो टेलीफोन किया, मुझको लगता है जी चंद्रा बाबू के पहले पांडियन को फोन करके मोदी जी ने जय जगन्नाथ कहा होगा। वो तो बात उनका अपना बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पब्लिकली धन्यवाद कहना चाहिए पांडियन हाँ को हाँ कि बना बनाया हुआ खाना हाँ उनके तरफ दे दिया। हाँ यही स्थिति है उड़ीसा का। हाँ नहीं तो मैं तो इलेक्शन के 20 दिन पहले इधर उधर घूमे हैं हम लोग। हाँ। लोगों में कोई इतना नाराजगी नहीं था। ऐसा। लेकिन जब जब देखिए एक नैरेटिव सेट होता है, हाँ अस्मिता उड़िया स्वाभिमान अस्मिता हाँ का नैरेटिव होता है, हाँ और उसका उसका रेस्पॉन्स, उसका काउंटर नहीं आता है, हाँ तो जनता के दिमाग में घुस जाता है। मैं हाँ एग्जाम्पल दूंगा। बीजेपी ने एक चारों तरफ प्रचार किया कि जितने भी आपका वेलफेयर स्कीम है, 1 रुपये का चावल है हाँ। या जो भी है, हम्म। वो मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा। मोदी जी दे रहे हैं, ये नहीं कि सेंटर दे रहा है, हाँ वो मोदी हाँ जी दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो ये बीजेडी के जो लोग हैं वो समझाना चाहिए ना कि हाँ ये हाँ। फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये कि पैसा वही है जो हर राज्य से पैसा जाता है वही है, सेंटर को। वही टैक्स पेयर मनी है, वही खनी खादान का जो हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये यहाँ का जो खनी खादान का पैसा है वो हाँ कहाँ जाता है? हाँ सेंटर जाता है, फिर हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ। तो ये समझाने का ये टाइम नहीं था बीजेडी वालों को, और समझाएगा कौन? मैं एक चीज समझना चाहता हूं साहू जी आपसे, कि ये बीजेडी जो है, नवीन पटनायक पुराने नेता हैं, देखा हुआ है उन्होंने सब कुछ। उन्होंने पार्टी के भीतर अपना सब्स्टिट्यूट सेकंड रैंक ऑफ लीडरशिप इसको डेवलप क्यों नहीं किया? बीच में एक आध बार सुनाई पड़ता था वो इलाज के लिए विदेश जाएंगे तो अपनी बहन को एक्टिंग सीएम या सीएम बना के जाएंगे, ऐसा भी अफवाह या चर्चा रहती थी। फिर पांडियन आ गए। पार्टी का स्ट्रक्चर इनका कुछ नहीं था क्या? जो वन वन फैमिली पार्टी रहती है, क्या ये वैसी ही पार्टी हो के ये जेनेटिक डीजनरेशन की शिकार हो गई है क्या पार्टी? नहीं, देखिए पार्टी में जैसे जैसे नवीन पटनायक जी का ओहदा बढ़ता गया, हाँ 2000 से लेके 97 से आए थे एट द एज ऑफ 51 नवीन पटनायक जी। हाँ उससे पहले वो पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। हाँ, थे ही नहीं। उनका फादर का बिजू पटनायक जी का डेथ होने के बाद वो आए 97 में, आस्का में पार्लियामेंट लड़ा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में माइंस यूनियन माइंस मिनिस्टर बने। बिल्कुल। फिर बीजू जनता दल का गठन हुआ। हाँ बीजू जनता दल का गठन होने के बाद 2000 में पहला कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जेबी पटनायक का। जी। तो उस वक्त कौन थे पार्टी में? विजय महापात्र जी थे, हाँ नलिनी महांती थे, हाँ श्रीकांत जेना थे। हाँ इनको ट्रोइका कहते थे हाँ। उस वक्त का, जी। कि बीजू पटनायक का ट्रोइका कहते हाँ थे। हैं? 3 बड़े हस्ती थे वो। हाँ तीनों साफ हो गए धीरे धीरे करके, तीनों आज श्रीकांत जना इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट में। हाँ। विजय महापात्र अपना बेटा, बहुत दिन बाद विजय महापात्र आउट ऑफ पावर रहा पूरा जी जी 1 साल। जी। तो पहले से ही विजय महापात्र का पत्ता साफ हो गया। हाँ तो अभी विजय महापात्र का बेटा को दिया था टिकट बीजेडी ने। हाँ हाँ तो नहीं तो विजय महापात्र तो बीजेपी में भी चले गए थे ना। पहले हाँ ओजीपी किया, ओजीपी सक्सेस नहीं हो, ओजीपी का विलय हो गया एनसीपी के साथ, फिर एनसीपी का टाई अप हो गया बीजेडी के साथ, तो फिर बाहर निकल गए वो। हाँ इस टाइप का हुआ है। हाँ। और धीरे धीरे करके जो टॉप लीडर्स थे सब डाउनसाइज हो गए, और अच्छा। नवीन पटनायक जी का ओहदा बढ़ता गया, तो जी। सेकंड रॉन्ग लीडरशिप नहीं हुआ। हाँ और हर वक्त ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करते थे। पहले प्यारी महापात्र जी आए,
हाँ ये जो माइक्रो मैनेजमेंट एक्चुअली क्योंकि प्यारी महापात्र उड़ीसा के ही थे, थे, बीजू पटनायक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो बिल्कुल उनको पता था, प्यारी महापात्र को पता था उड़ीसा में कौन सा ब्लॉक कितना है, कौन सा पंचायत क्या है, सब बिल्कुल पता था, उनके फिंगर टिप्स में था। तो बिल्कुल। उन्होंने ही बनाया था जो स्ट्रक्चर हाँ ऑर्गेनाइजेशन का हाँ आज तक काम कर रहा था वो। हाँ लेकिन प्यारी महापात्र का एक फिर आ गया किस्सा, आ गया कि रिवोल्ट कर रहे थे तो निकाल दिया पार्टी से। तो हाँ उसके बाद नवीन जी ग्रूम किया पांडियन को। पांडियन जब गंजाम का कलेक्टर थे, हाँ उस वक्त यंग गंजाम कलेक्टर थे, एफिशिएंट भी थे, हाँ उनको ले आए। हाँ उनको ले आके फिर अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखा, हाँ प्राइवेट सेक्रेटरी रखा। हाँ धीरे धीरे उनका जो क्लोजनेस बढ़ा हाँ और बाकी लीडर साइड होते गए, हाँ सेकंड रंग लीडरशिप का सवाल भी नहीं उठता। हाँ। यानी और मुझको आज ऐसा लग रहा है जो आप बतला रहे हैं कि पार्टी के भीतर बाकी नेता जो हैं वो साइडलाइंड होते गए, नवीन यस, पटनायक की उम्र बढ़ते चले गई, वो एग्जैक्टली, वो अपने पांडियन के ऊपर, आईएएस अफसर जो उनके साथ में थे उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होने लगे। पांडियन आउट ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन या जो भी वजह उनकी रही होगी, वो ज्यादा से ज्यादा टेक ओवर करते चले गए। उनकी यस, साख शायद अच्छी थी अफसर के रूप में, पांडियन की। जी, तो नवीन पटनायक उन पे डिपेंड होते चले गए ज्यादा, और एक वक्त ऐसा आया कि वो सीएम के सब्स्टिट्यूट जैसे दिखने लगे लोगों को। बिल्कुल। और उसी का फायदा उठाया बीजेपी ने इस इलेक्शन में, हाँ। मुझको लास्ट इलेक्शन मुझको में। मुझको एक चीज लग रही है, कल मैं हैदराबाद के जर्नलिस्ट दिनेश आकुला को इंटरव्यू कर रहा था तेलंगाना और आंध्र के इलेक्शंस के ऊपर, इसलिए मुझको ये एक मिसाल सूझ रही है कि जो ओडिशा स्टेट है ये तेलुगु देशम पार्टी जैसी है, जहां पे दामाद आया और दामाद ने एनटीआर के काम को टेक ओवर कर लिया। पांडियन जो है, जैसा आप बतला रहे हैं, ओडिशा के दामाद हैं, उनकी पत्नी ओडिया जी। है। तो जैसा जैसा चंद्रा बाबू ने तेलुगु देशम को टेक ओवर कर लिया, ऐसा पांडियन जो है ओडिशा को टेक ओवर कर रहे थे, दामाद जी, दामाद थे। एक्चुअली पांडियन अपना एक्सपेरिमेंट चलाए कि जनता के साथ, इवन एक साल पहले से उन्होंने स्टार्ट किया पब्लिक स्पेस में आना, कि जितने कॉलेजेस, वो 5T का डिपार्टमेंट एक बन गया, 5T उस उन्हीं के चार्ज में था वो। तो वो उसी के तहत वो जाते रहे, तब रिजाइन नहीं किया था। हाँ उसी के तहत कॉलेजेस में जाने लगे, हाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाने लगे, इंस्पायरिंग स्पीचेस देने लगे हाँ उड़िया में। हाँ ठीक है। तो बहुत हंसी मजाक भी हुआ हाँ कि ये इनका उड़िया, जैसे नवीन पटनायक तो जो उड़िया बोलते थे, ये हाँ उड़िया बोलने लगे, हाँ ये तो हुआ। लेकिन वो मुझे लगता है वो टेस्ट कर रहे थे अपना ग्राउंड, हम्म कि मैं हाउ पॉपुलर आई है। हाँ। तो इसी इसी चक्कर में लेकिन लेकिन पांडियन ने चुनाव नहीं लड़ा था ये। चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, लेकिन पार्टी पार्टी चला रहे थे वो। पार्टी पूरा उनके कंट्रोल में आ गया था। हम्म ये बीजेडी के लोग भी कहते हैं हम्म कि अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वही करेंगे, लोगों को डिनाई करेंगे टिकट, लोग छोड़ के बीजेपी में चले गए। हम्म। आपको ताजुब होगा, बीजेपी के पास 147 कैंडिडेट भी नहीं थे। ये इस कई चुनाव लोग में, ये ये 2024 के चुनाव में। इसी चुनाव में ऐसे ऐसे लोग जीते हैं। लेकिन ऐसा माहौल बात बात में बन गया, ये अस्मिता और ये सब कह के, कि चीफ मिनिस्टर को कांटाबाजी में एक वेरी लेसर नोन, एक लक्ष्मण मुंडा, हाँ, उसने हरा दिया चीफ मिनिस्टर को। नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक 2 सीट में लड़े थे, अपना हिंजली जो बरमपुर गंजाम में है, हाँ और दूसरा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के कटामांझी में, बलांगीर पार्लियामेंट्री हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ। कटामांझी में वो हार गए ये नवीन पटनायक। ये 2 सीट से लड़ने की उनकी नौबत क्यों आई? कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी? लास्ट लास्ट टाइम वो हुआ था कि बरगढ़ में भी बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़े थे, हाँ। तो इसीलिए कि वो पार्टी फंक्शनरीज को एनर्जाइज करने के लिए अच्छा। एक स्ट्रेटेजी था। लेकिन इस बार वो स्ट्रेटेजी काम नहीं किया, क्योंकि पार्टी आइडियल आइडियल बैठ गया।
पार्टी हाँ ऑर्गेनाइजेशन पूरा बैठ गया। हाँ। इस दो बार हजार उन्नीस इस बार साहू जी आंकड़े क्या रहे, थोड़ा मुझको बतलाइए। 147 अभी विधानसभा सीट में किसको कितना मिला, एक, और लोकसभा की कितनी सीटें थी वो लोकसभा पूरा देखिए, लोकसभा 21 सीट है, हाँ पूरा 20 सीट्स बीजेपी ले लिया। 20 सीट आउट ऑफ 21, एक कांग्रेस को छोड़ा। पहले निकला था कि बीजेडी भी एक मिला है, लेकिन कल पता चला कि बीजेडी को भी वो नहीं मिला है, वो अच्छा बीजेपी के खाते में गया है। हाँ ये बड़ा ताजुब की बात है। हाँ और असेंबली में बीजेपी को बहुत पूरा ये नहीं दिया है, हाँ जस्ट हाफवे मार्क 147 का हाफवे मार्क है 74। हाँ तो अ, उनको मिला है 78, बीजेपी को, बीजेपी को। और बीजेडी को मिला है 51। अच्छा कांग्रेस लास्ट टाइम से दो और थोड़ा बेहतर किया है, डबल डिजिट में पहुंचा है, 14 सीट। अच्छा यहाँ मतलब है कांग्रेस का जो भी लड़ा है इलेक्शन और जीता है, हाँ। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ा है, ये कैसे? विदाउट पार्टी का नहीं था। कांग्रेस का पार्टी का जो बैकिंग होना चाहिए था हाँ वो नहीं था। अगर पार्टी का बैकिंग होता, कांग्रेस वुड हैव डन मच बेटर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? पार्टी की बैकिंग क्यों नहीं थी? दिल्ली नहीं, में उनका बैंक उड़ीसा खाता वगैरह फ्रीज हो गया था इसलिए पैसा नहीं भेज पाए कि नहीं, ऐसे भी कांग्रेस का लीडरशिप धीरे धीरे करके डाउन होते जा रहा है अभी। लेकिन मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, हम्म, यहाँ से आगे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हाँ हाँ, ये एक प्लान होना चाहिए कि यहाँ के ऊपर से वो फिर फंक्शन करना पड़ेगा उनको, हाँ लीडरशिप अच्छा लाना पड़ेगा। हाँ। अभी अभी एक चीज मुझको ये बतलाइए, जो 21 में से 20 पार्लियामेंट्री सीट आप कह रहे हैं बीजेपी ने जीती है। जी बीजेपी का एक दो मुद्दा आपने बतलाया कि उनका एक मुद्दा ओडिशा अस्मिता को लेके था, उड़िया लोगों की अस्मिता को लेके था, कि एक उड़िया न जानने वाले न बोलने वाले सीएम को तुम इतने समय से ढो रहे हो, अब उसका अफसर जो गैर उड़िया है, तमिल है, उसको तुम लोग ढोगे तो उड़ीसा में कोई काबिल नहीं है क्या? शायद ऐसा एक नरेटिव सेट किया था बीजेपी ने वहां पर। मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, इस नरेटिव के अलावा आप बोल रहे हैं कि वहां पर बीजेडी जो है उससे जनता में कोई खास आक्रोश नहीं था इतना बड़ा कि ऐसा रिजल्ट आ जाता। चुनाव में बीजेपी के ये मुद्दे और क्या थे? पांडियन और इनका उड़िया न जानना सीएम का, ये तो एक हुआ। बीजेपी का और कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का खाली यही नैरेटिव था, पांडियन पांडियन पांडियन। मुद्दा तो इसी एक मुद्दे पे चुनाव तय हो गया। और एक उन्होंने किया, मैं बता रहा हूँ ना, जो डिफेंस बीजेडी जो है वो डिफेंसिव खेलते गया, कभी ऑफेंसिव नहीं हुआ। और हाँ ये बीजेपी जो है एग्रेसिव कैंपेनिंग। हाँ एक एग्जांपल देता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किसान का एमएसपी, हाँ पेडी का है, हाँ धान हाँ का एमएसपी का बात किया। और उन्होंने प्रॉमिस किया, बीजेपी ने बोला कि अगर हम उड़ीसा में पावर में आते हैं हाँ, तो 3100 कर लेंगे। जो छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। हाँ, अभी एमएसपी तो कितना 2100 हाँ समथिंग है ना, हाँ, 2180 या ऐसा कुछ है। बहुत बड़ा जंप होता है ये। हाँ, तो एक, लेकिन वो उड़ीसा स्पेसिफिक बोले हाँ कि एक, अगर बीजेपी को करना था तो हर जगह वो तो सेंटर तय करेगा ना हाँ एमएसपी, तो हाँ वो एक 3100 कर देता। हाँ। नहीं, लेकिन लेकिन वो ये पता है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन में उन्होंने किया है और यहाँ पे दे रहे हैं 3100 रुपया। हाँ, सुनिए, अभी वहां बोला कि 3100 किया बोला, और कांग्रेस बोला कि 3000, ये हाँ अपना मैनिफेस्टो में दे दिया। हाँ उसके काउंटर में बीजेडी कुछ भी नहीं कहा। हाँ उसके ये कह सकता था बीजेडी, बीजेडी तो तय नहीं करेगा, बीजेडी तो रीजनल पार्टी है, सेंटर में तो नहीं जाएगा। हाँ लेकिन जैसे भूपेश बघेल ने किया था हाँ हाँ छत्तीसगढ़ में, हाँ बोनस, दे शुड हैव अनाउंस बोनस। और हाँ। जो भी आपका 3100 या 3000 है, हम्म, उसके ऊपर हम बोनस देंगे 500 या हाँ 700 रुपए, हाँ। बात खत्म हो जाती। हम्म। कुछ नहीं कहा।
हाँ और ये क्लिक कर गया जो किसानों में, विशेष करके जो हीराकुद डैम कमांड एरिया है, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, हाँ यहाँ, ठीक है। और डिफरेंट बाकी लोगों को भी चाहिए ना, हाँ पैसा चाहिए, क्योंकि हाँ मैंने देखा है जब भूपेश बघेल ने किया था, हाँ ये लागू किया था बोनस, हाँ। बहुत सारे जो सीमांत के जो हमारे है सब वो इधर छत्तीसगढ़ में आते थे धान बेचने, यहाँ आते थे। बचने चले जाते थे वहां। अच्छा, उड़ीसा लास्ट 2019 में किया था कालिया योजना। हाँ कालिया कालिया ये किसान के लिए एक स्कीम है, जिसके तहत वो 4,000 रुपए देते थे दोनों सीजन के लिए एक फार्म फैमिली को, सो दैट दे कैन बाय फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। हाँ। और जो लैंडलेस है, लैंडलेस के लिए 12,500 रुपए देते थे कि जो गोटरी हुआ, गोट रियरिंग या कुछ भी पोल्ट्री फिशिंग, है, पिगरी है। पोल्ट्री करेक्ट करेंगे। तो 2019 में वो नोवेल्टी था। 2024 के पहले जनवरी या फरवरी में वो एक्सटेंड भी किया 3 साल कालिया योजना, लेकिन तब अच्छा। तक नोवेल्टी फैक्टर नहीं था उसमें। हाँ और ये भी एलिगेशन लग गया था कि कालिया योजना में जो जो फार्मिंग नहीं करते हैं उनको मिल जाता है, हाँ पार्टी वर्कर्स को मिल जाता है, और हाँ रियल फार्मर्स को नहीं मिलता, ये भी एलिगेशन लग गया। हाँ तो एक संदेह का वातावरण हो गया था कि हाँ कालिया योजना ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन असल टूट था इसका जो एमएसपी का जो घोषणा का था हम्म बीजेपी और कांग्रेस का, हम्म। कि बोनस देंगे हम। हाँ जैसे छत्तीसगढ़ में चेंज हुआ सरकार, हाँ तो भूप बघेल का उसको तो विड्रॉ नहीं कर सकता ना हाँ बीजेपी गवर्नमेंट, ना। उसी को लागू करना पड़ेगा ही। अगर हाँ विड्रॉ कर लेगा तो फिर पॉपुलर रिजेंटमेंट हो जाएगा, हाँ अनपॉपुलर हो जाएगा। हाँ तो ये सब चीजें जो है बीजेडी काउंटर करना छोड़ दिया, बीजेडी का पूरा मैकेनिज्म फेल हो गया। अच्छा। और अगर एक साइड सारा एकदम 100 लीडर्स है बीजेपी का, और वहां दूसरे साइड ओनली पांडियन अपने आप को लीडर बोल के वो प्रचार में लगे रहते हैं। मैंने तो बहुत बीजेडी लीडर्स को बोलते हुए सुना कि स्टेज से वो बोलते हैं कि स्टेज में कोई नहीं रहेगा, अगर सीएम होगा तो सीएम और मैं रहेंगे और दूसरा कोई नहीं रहेगा न। मोदी क्या करते हैं, मोदी जब रैली करते हैं, एक जगह रैली किया तो 3 या 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपीज और हाँ उसके साथ जितने भी एमएलए, हाँ 21 एमएलए, हाँ सबको इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिक हाँ के सामने। हाँ यहाँ कोई पांडियन खुद नहीं इलेक्शन लड़ रहे, और हाँ वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस भी नहीं, हाँ। और मुझको कैंडिडेट मुझको मुझ, चुपचाप बैठे। मुझको एक चीज बतलाइए। ये जो चर्चा चल रही थी कि इस बार चुनाव अगर जीत के आते हैं बीजू जनता दल वाले, तो पांडियन अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे, इसमें आपको दम लगता है क्या इस चर्चा में? नहीं, ये इसका दम नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव क्लिक कर गया ना। हाँ ये जो बीजेपी ये नैरेटिव कहा कि हाँ मोदी जी ने कहा एक इलेक्शन स्पीच में हाँ कि नवीन पटनायक का हेल्थ खराब है, हाँ और उनका हेल्थ को जानबूझ के खराब किया जा रहा है। हाँ। मैंने सुना है, वो बड़ा हैरान हुआ था मैं। ये मोदी जी को भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा चीज। हम जांच करवाएंगे कि उनकी सेहत ऐसी। हम अगर आएंगे पावर में, हम एक हाँ कमेटी बिठाएंगे और जांच करवाएंगे। हाँ उसके बाद एक नवीन पटनायक ने एक वीडियो क्लिप जारी किया, उन्होंने बोला कि अगर वो अपने आप को फ्रेंड बोलते हैं मेरा, तो ये जग जाहिर है कि दोनों पर्सनल फ्रेंड्स है। हाँ उसी पर्सनल फ्रेंड्स की बेसिस पे बीजेडी पार्लियामेंट पूरा हेल्प किया है हाँ। बीजेडी लेकिन बीजेपी। लेकिन एक चीज बताइए साहू जी। दो हाँ सुनिए, हजार हाँ ये मैं खत्म कर दूं, ये खत्म कर दूं। तो नवीन पटनायक ने बोला कि मोदी शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड हाँ कॉल्ड मी हाँ इंस्टेड ऑफ। लेकिन हाँ पब्लिक में ये चला गया नैरेटिव हाँ कि ये ऐसा हो रहा है, और पांडियन के ट्रैंगल होल्ड में नवीन चीफ मिनिस्टर को होस्टेज रखा है, एक हाँ बेचारा बूढ़ा बुढ़ा चीफ मिनिस्टर को हाँ इंडियन
ने अपने स्ट्रेंगल होल्ड में रखा है, ये हाँ नैरेटिव चारों तरफ फैल गया। हाँ और यही कारण हुआ, जो भी बीजेडी के वोटर्स भी थे, हाँ उनका लास्ट मिनट जो माइंड चेंज हुआ है, हाँ। और उसी का कारण है ये रिजल्ट। तो आपको लग रहा है कि इस बार का पूरा रिजल्ट जो है ओडिशा चुनाव का, पार्लियामेंट और असेंबली दोनों का, इसमें सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंडा वाज पांडियन। यस, इट चाहे वाज पांड्या। चाहे रूलिंग पार्टी को जिताने मैं की एक कोशिश आलेख में करने मैं वाला। मैं लिखा था, एक आलेख में भी, एक जी जी। इसमें जी वायर में लिखा था कि हाँ दिस 2004 इलेक्शन, हाँ 2024 इलेक्शन इन हाँ Odisha हाँ is a referendum on Pandian, हाँ whether he is acceptable to people of Odisha or हाँ। whether he is not acceptable to the people of Odisha. People of Odisha have proved that he is not acceptable to people of Odisha. ये लेकिन ये ऐसा तो त्रिपुरा में भी कभी नहीं हुआ, ऐसा किसी किसी स्टेट में कभी नहीं हुआ कि एक ब्यूरोक्रेट या एक्स ब्यूरोक्रेट जो है वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाए, उसी के ऊपर जी रेफरेंडम हो रहा है। जी जी जी। ये इंडियन डेमोक्रेसी में अपने तरह का, प्रोबेबली इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट केस ऑफ इट्स काइंड। यस, क्योंकि देखते हैं, नहीं हो सकता है। देखिए, क्योंकि और एक चीज बता दूं, हाँ हाँ और एक चीज बता दूं, हाँ उड़ीसा में जब बीजेपी इतना अटैक कर रहा था पांडियन पांडियन करके, हाँ बीजेडी वालों को मालूम नहीं कि गुजरात में भी वही होता है। हाँ गुजरात में के कैलाशनाथन, हाँ। एक आईएएस वो ऑफिसर, सीएम बार के बार वो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बरसों तक रहे, रिटायरमेंट के बाद भी रहे। एक्सटेंशन होते होते होते, तो गुजरात में कहावत था ना, हाँ सरकार में केके और पार्टी हाँ में काका, काका कोई भरत पटेल या जो भी ट्रेजरर है उनका पार्टी का। हाँ हाँ। तो ये काउंटर नैरेटिव होना चाहिए था उड़ीसा में। लेकिन वो कैलाश नाथ जो थे वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, नहीं नहीं, पॉलिटिक्स पूरी में नहीं है, पूरी लेकिन गवर्नमेंट नैरेटिव रन करते थे वो। नैरेटिव को काउंटर काउंटर करने के लिए हाँ ये काफी है। हाँ नैरेटिव को काउंटर तो करोगे ना, हाँ ये काफी है। जो हाँ बीजेडी, मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेडी का पूरा इलेक्शन मशीनरी, पूरा लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे वो चुपचाप बैठ गए। वो हाँ अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसंट्रेट करने लगे। हाँ लेकिन ये जो नैरेटिव फैल गया चारों तरफ, हाँ उनका भी नुकसान हुआ। हाँ। बहुत सारे हरे, मैं बहुत एक लोग। चीज एक चीज बताइए साहू जी, जो नवीन पटनायक की बहन की चर्चा आई थी कि ये विदेश जाएंगे इलाज के लिए तो बहन को सीएम बना के जा सकते हैं, अभी मुझको कुछ साल से उनके बहन की चर्चा सुनाई नहीं बहन दी। बहन तो गीता मेहता, वो सी हैज पास्ड अवे ऑलरेडी। अच्छा, गीता मुझको मेहता, मैं कुछ साल ये पहले जब भाई, चर्चा और थी वही उनका याद था बड़े भाई मुझे। की बेटी का जो, हाँ, ये ऐसे स्पेकुलेटिव है, उसमें कोई ये नहीं है, हाँ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ। अब आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य में बन ही गई है, समझ लीजिए अब केवल शपथ लेना भर बचा है, बन गई है सरकार वहां पे, कौन सा एकदम ड्रास्टिक चेंज आप देखते हैं किन चीजों में? कुछ एक तो रिलीजियस कम्युनल इन इश्यूज पे एक अलग अप्रोच हो सकती है, और मुझको ऐसा लगता है जो आपने कहा था कि 2009 में कंधमाल राइट्स के बाद में ये दोनों का कोलिशन खत्म हुआ था, नवीन पटनायक का और बीजेपी का। अब आपको लगता है कि ग्राहम स्टेन्स वगैरह का जो दिन था उस वक्त जो घटनाएं हुई थी, जिसको लेके बजरंग दल वगैरह के लोग गिरफ्तार हुए थे, सजा हुई थी उनको, याद है आपको वो पूरी चीजें? जी जी जी। उड़ीसा में क्या दुनिया में कोई नहीं भूल सकते वो। आपको क्या लगता है ओडिशा में बुनियादी फर्क क्या आएगा, क्योंकि पूरे 5 साल अभी कोई चुनाव नहीं है ऐसे वहां पे, जी लोकसभा जी। विधानसभा दोनों 5 साल बाद होंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे विधानसभा में नई सरकार बनती है, 6 महीने में लोकसभा झेलना पड़ता है चुनाव, जी ओडिशा में ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस सरकार का रुख कैसा रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट का? देखिए, इस बार बीजेपी जितना भी एग्रेसिव कैंपेन किया, वो कैंपेन का मुद्दा था अस्मिता, हाँ स्वाभिमान, हम्म तामिल, वो आके घुसा है यहाँ, हाँ ये सब था। कोई कम्युनल चीज यहाँ नहीं हुआ। जैसे उत्तर भारत में वो मोदी जी का मंगलसूत्र, मुसलमान, हाँ मटन, ये सब करते हाँ रहते थे।
उड़ीसा में इस टाइप का कैंपेन नहीं हुआ, हाँ क्योंकि वो लोग जानते भी थे कि उड़ीसा में ये ज्यादा चलता नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन अब पावर में आ गए। हाँ दो दो चीजें हैं, देखिए। हाँ केंद्र में बीजेपी को बिलो एक्सपेक्टेशंस मिला है, तो हाँ अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते भी है हाँ तो वो मोदी नहीं रहेंगे जो हाँ पहला 2 टर्म में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें चेक एंड ये चेक एंड होता है, बैलेंस रहेगा जैसा बैलेंस यूपीए होता वन है। में था। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट भी उड़ीसा में पड़ेगा हाँ कि कोई ड्रास्टिक ये कॉमनल लाइन पे डिवाइड करने का हाँ हिमाकत शायद होपफुली नहीं करेंगे। हाँ लेकिन पता नहीं क्या हाँ होगा। अपना हाँ इंटर, क्योंकि जस्ट 4 सीट ज्यादा मिला है उनको, हाँ कि अभी अभी तो मोदी जी अपना सत्ता बचाने के लिए ये है, बिजी है, नहीं तो हाँ खरीद खरीद लेते और 10-12 खरीद लेते भी हाँ, लेकिन कांग्रेस अभी से अभी सीट पे। बीजेपी बीजेपी छोड़ के कोई एमएलए कहीं जाएंगे ऐसा कोई आसार देश में कहीं नहीं है। जी जी। एमएलए जो हैं उड़ीसा के भले चार ज्यादा हों, नहीं नहीं, लेकिन बीजेपी खरीद लेगा, बीजेपी अब वही कह रहा हूं मैं खरीद लेगा। कि हाँ, बीजेपी छोड़ के कोई जाएगा ऐसा खतरा नहीं है, तो चार इज अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन जी जी उड़ीसा। जी। एक चीज हाँ मुझको बताइए, ओडिशा से पहली बार राष्ट्रपति बनी है महिला, आदिवासी महिला है। कोई आदिवासी ही पहली बार राष्ट्रपति बना, आदिवासी महिला बनी, ओडिशा की हैं वो। आपको लगता है कि आधा 1% महिलाओं के बीच में कोई उसका फायदा मिला होगा बीजेपी को? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो प्राइम प्रधान राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्हीं के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका तो उत्थान नहीं हुआ ना उतना। ऐसा? एक सिंबलिक है, जैसे मायावती जी एक सिंबलिक बन गए, हाँ ये भी सिंबलिक है। हाँ उड़ीसा में अगर चेंज हुआ है हम्म यही पार्लियन का हाँ बदल, नहीं तो फिर से। और देखिए, एक 24 साल रहने के बाद फैटिक भी आता है, लोगों हाँ में आ जाता है फैटिक, हाँ गवर्नमेंट में भी आ जाता है। हाँ और जो न्यू वोटर साहब बोल रहे थे, हाँ एक न्यू जनरेशन ऑफ वोटर आ जाता है हाँ जिसका नवीन पटनायक के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं है। नहीं वो है। स्मार्टफोन वो स्मार्टफोन लेके घूमता है। हाँ आप गांव का भी लड़का को देखोगे जो हाँ माइग्रेंट होगा, वो भी हाँ। स्मार्टफोन लेके घूमता है, और ही इज एजुकेटेड बाय द व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप पे आए हुए यूट्यूब वीडियो जो हैं वही उसका पॉलिटिकल तो एजुकेशन है। हाँ, तो वही उसका दिमाग को शेप करता है। हाँ क्या उसका, नहीं तो नवीन पटनायक का जो अभी भी कोई खराब नहीं मिला है। अगर आप देखोगे, पार्टी बैठ गया, पार्टी बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी 51 सीट जीता है। हाँ उसका मतलब है हाँ कि उसका जो महिला वोटर्स हाँ फिर भी साथ में खड़ा था। जो नवीन पटनायक का ट्रम्प कार्ड थी, हाँ था महिला, जो महिला वोट बैंक है, हाँ एसएचजी ग्रुप्स है, हाँ कुछ इन्होंने कुछ तो तोड़ा होगा बीजेपी वालों ने, हाँ। लेकिन ज्यादातर अभी भी नवीन पटनायक के साथ होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। जो 51 सीट मिला है ये भी नहीं हाँ मिलता जितना। साहू जी अब ये बतलाइए मुझको, अब तो 5 साल के लिए बीजेपी की राज्य सरकार वहां पर बन गई है, समझ लेते हैं हम। ठीक है, इन 5 साल में नवीन पटनायक जो है इनकी उम्र और 5 साल बढ़ जाएगी। जी अब पांडियन जो हैं उनके करीब तो हैं, लेकिन क्या ये पांडियन के भी रिटायरमेंट का समय है और पॉलिटिकल फोर्सेस पार्टी के भीतर टेक ओवर करें, ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है? या आपको लगता है कि नवीन पटनायक और पांडियन मिलकर पार्टी के ऊपर ऐसा ही एक आयरन ग्रिप बनाकर रखेंगे और 5 साल बाद पांडियन खुलकर राजनीति में आएंगे और लीड करेंगे बीजेडी को? क्या लगता है आपको? ये पूरा इम्पॉसिबल है। पांडियन जब तक पावर था हम्म बीजेडी का, हम्म पांडियन थे। जब हम्म तक नवीन पटनायक है, पांडियन थे। हम्म अभी नवीन पटनायक हारने के बाद वो हाँ इक्वेशन मुझे नहीं लगता कि रहेगा। ऐसा? और पांडियन इज नॉट नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्टी लीडर्स ऑल्सो। अच्छा। जबरदस्ती नवीन पटनायक, जो सूरज के किरण में चंदा भी चमकता है ना, हाँ उसी तरह का था वो सिस्टम। हाँ और वही पार्टी में, पार्टी लीडर्स और नवीन पटनायक के बीच जो गैप हुआ, हाँ उसी के लिए हुआ था। हाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ बहुत, जो माइक्रो मैनेजमेंट का गैप हुआ, सब कुछ हाँ वही उसी के लिए हुआ है।
हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा नवीन पटनायक जी का भी मेरे ख्याल से ये एंड ऑफ इरा है उनके लिए। ऐसा ऐसा। हाँ, बहुत हो तो गया, 24 साल तो ये कर दिया आपको उन्होंने। ये लगता है कि ये नवीन पटनायक और पांडियन इन दोनों की पब्लिक लाइफ से विदाई है, डिपार्चर है ये? हाँ, हो सकता है। बिना नवीन बिना बिना पटनायक बिना, बिना विदाई पार्टी के। उनका उनका जो लाइफस्टाइल है, नवीन पटनायक दो जोड़ा जो व्हाइट कुर्ता, बहुत ज्यादा आप देखें तामझाम नहीं देखेंगे उनके लाइफस्टाइल में। इवन हाँ, एज ए पॉलिटिशियन हाँ, किसी को बैड माउथ नहीं किया है, किसी हाँ, को एब्यूज नहीं किया है। हाँ, कोई भी अक्रॉस पार्टी लाइन उनका फ्रेंडशिप दूसरे दूसरे लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन का हाँ, वो मेंटेन किया है। एक हाँ, जेंटलमैन पॉलिटिशियन की तरह तरह वो ही विल बी रिमेम्बर्ड हाँ। फ्रॉम नाउ। हम्म, लेकिन और ये इसी एज में फिर से उभर के फिर से पार्टी को खड़ा करके हम्म, लाना मुश्किल है। पार्टी में अगर होगा तो हम्म, उसी में लीडरशिप एमर्ज करना चाहिए होगा, हम्म, उ, उसी बीजेडी के अंदर। हम्म। और बीजेडी डिजल्व भी हो सकता है पूरा कंप्लीटली। नवीन पटनायक के बाद पार्टी बिखर भी सकता है। पार्टी बिखर बिखर भी जाएगा, सकता है, बिखर भी सकता बिखर है। जाएगा तो आधा बीजेपी जाएंगे, आधा कांग्रेस जाएंगे। हाँ, तो कांग्रेस मजबूत होगा फिर। हाँ। बहुत सारे लीडर्स है बीजेडी में जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड में भी आते हैं। आप देख वो कहाँ लीजिए, जाएंगे? महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी बिखर गई। जो जो जी जी इतनी इतनी आयरन क्लैड पार्टी थी वो बिखर गई वहां पर। जी जी यहाँ पर तो बीजेपी, आज बीजेपी फुल फोर्स में पावर में आई है ओडिशा में। जी जी। तो साहू जी, आपको नई सरकार मुबारक वहां पर। और मुझको लगता है ओडिशा जिस तरह से पूरे देश में एक सेंट्रल फिगर बना है, पूरे मैप में ओडिशा पे नजरें हैं जिस तरह से, जो एकदम एकदम टॉपसी टर्वी हो गया है, पूरा उथल पुथल हो गया है पॉलिटिकल सेटअप ओडिशा का। और जिस तरह से जय जगन्नाथ ही चारों तरफ गूंज रहा है, मुझको लग रहा है कि रामलला को थोड़ा रश्क हो रहा होगा जिस तरह से। अभी तो जय श्री राम मैंने सुना नहीं है, अभी तो केवल जय ये तो मैं देख जगन्नाथ। रहा था बीजेपी आईटी सेल का जो आता है उसमें गाली दे रहे हैं कि वहां बीजेपी का कैंडिडेट को हरा दिया। और एक दलित आदमी एसपी का कैंडिडेट बन के जीत गया। हाँ, तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए गाली दे रहे हैं पब्लिक को, अयोध्या के हाँ। पब्लिक को मेरे गद्दार मेरे बोल पास रहे हैं। मेरे पास भी व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि राम ने तो ये अच्छा किया जो भालू बंदर लेके गए थे। अगर अयोध्या के लोगों को लेके जाते रावण से लड़ने के लिए तो ये सब बिक गए रहते। रावण का हाँ। सोना पाके बिक गए रहते। चलिए, तो अच्छा है ना, हाँ, लोगों को मजाक करने का और मजा करने का मौका मिला है थोड़ा सा। ठीक ठीक। इस बीच में ओडिशा ने जो एक राजनीतिक एकजुटता दिखाई है बीजेपी के लिए इतनी बड़ी, शायद ही देश में कोई भी एक ऐसा प्रदेश होगा जिसने राज्य के चुनाव में और पार्लियामेंट के चुनाव में इन दोनों में इतनी ज्यादा एकता अचानक, जो अभी दोनों जगह नहीं थी वहां पे बीजेपी। गुजरात में ऐसा हो तो समझ में आता है, जी लेकिन जी यहाँ तो बीजेपी आउट ऑफ पावर, खुद के दम पे तो पावर में कभी भी नहीं थी यहाँ पर। जी जी इस तरह से यहाँ हुआ है। तो आप लोगों के लिए, ओडिशा के जर्नलिस्ट के लिए, ये एक अच्छा ऑब्जर्व करने का पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी अगले 5 साल। क्या फर्क देखिए पड़ता है? देखिए, तो जैसे बीजेपी शासित जो सरकार स्टेट्स है हाँ वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसी में देखते हैं, जी। कंपेयर करते हैं। जब नवीन पटनायक का सरकार हाँ, एटलीस्ट वो बीजेपी का बहुत अनऑफिशियली बहुत हेल्प किया है पार्लियामेंट में या हाँ, हर एक मूव में हाँ, हाँ, ये किया है। हाँ। लेकिन अ, इतना इनटॉलरेंट टुवर्ड्स मीडिया हाँ, नहीं था। नहीं था। हर जब हर जगह में जगह कोई भी जगह में अगर ज्यादा दिन पावर में रह जाने से हाँ, कुछ हाँ, कोलेटरल डैमेज तो करते हैं वो। हाँ। लेकिन इतना भिंडिक्टिव नहीं था जितना बीजेपी शासित अंचल में होगा। बिल्कुल। लेकिन परिस्थिति चेंज हो गया, जैसे मैं बताया कि केंद्र में बीजेपी थोड़ा वीक हो गया है। हाँ, तो उसका असर भी होपफुली पड़े यहाँ की, ज्यादा भिंडिक्टिव ना हो हाँ, यहाँ। ये हाँ, मैं होप कर सकता हूँ। हाँ। यानी हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा एक सबक लेगी बीजेपी
हाँ जी देश में जी उसको जो झटका लगा है, नुकसान हुआ है, तो हम्म, इनटॉलरेंस जो है वो बहुत लंबा, बहुत दूर तक साथ नहीं देता, इस चुनाव में साबित हुआ है। साबित हो गया है। चलिए हम देखते हैं, 3100 रुपया उड़ीसा के किसानों को मुबारक हो। इमीडिएटली करना चाहिए, वो बोला है उन्होंने कि नहीं वो हम होगा, पावर में आते हैं कि इमीडिएटली करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया है इमीडिएटली, तो जी मुझको कोई शक नहीं है कि वहां करेंगे। और जी दूसरा जी अब समझ में आ गया है कि किसान जो है वो एक कोर इशू बन गया है, किसानी एक कोर इशू बन गया है देश में। तो कई जगहों पे ये होगा धीरे धीरे, एंड आई होप कि भारत सरकार जो है, एक दिन जो मोदी सरकार ने कहा था 2014 में कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, अभी तक जी तो नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर 3100 रुपया करना ही पड़ रहा है एमएसपी, तो हो सकता है कि इसको एडजस्ट करके पूरे देश में एमएसपी 3100 रुपये धान का और मैचिंग दूसरे क्रॉप का ऐसा किया जाएगा। तो जी। फिलहाल आपने समय निकाला साहू जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और रायपुर आएंगे तो हम लोग मिलेंगे, या फिर किसी जी कॉन्फ्रेंस जी सेमिनार में कहीं मिलेंगे। और फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा पांडियन पर कि वो वहां बने रहते हैं कि छोड़ के जाते हैं। जैसा आपने कहा है, घर दामाद हैं, घर जमाई जी हैं, उड़ीसा की पत्नी उनकी उड़ीसा में आईएएस अफसर हैं, तो एक संभावना है कि उड़ीसा में बने रहेंगे। जो घर जी। जमाई लंबे समय तक रहते हैं वो छोड़ के निकल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं अगले चुनाव तक पांडियन कहाँ रहते हैं, बीजू जनता दल कहाँ रहता है। फिर मिलेंगे साहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू।